16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुगल साम्राज्य आक्रामक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर रहा था। सम्राट अकबर ने इस विशाल विस्तार को एक अत्यंत सुनियोजित दो स्तरीय रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। जो शासक आत्मसमर्पण कर देते थे, उन्हें कूटनीतिक संधियों और रणनीतिक विवाहों के जरिए साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। जो विरोध करते थे, उन्हें पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ता था। 1568 में मेवाड़ के स्वतंत्र राज्य ने उस विरोध की कीमत सीखी। जब उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ की दीवारें आखिरकार मुगल घेराबंदी के आगे टूट गईं, तो अकबर की सेनाओं ने उसके बाद 30 से 40 हजार नागरिकों का नरसंहार कर दिया। मेवाड़ के नए शासक महाराणा प्रताप के लिए समर्पण कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन महाकाव्यों और अपने पूर्वजों की युद्ध परंपरा पर पले बढ़े प्रताप की व्यक्तिगत आचार संहिता किसी भी आक्रमणकारी साम्राज्य के आगे झुकने की अनुमति नहीं देती थी। उन्होंने इस नैतिक सिद्धांत को चरम सीमा तक निभाया। जब अकबर ने अपने सर्वोच्च राजपूत सेनापति मान सिंह को शांति संधि के लिए भेजा, तो प्रताप ने उनके साथ बैठकर भोजन करने से साफ इनकार कर दिया। प्रताप के लिए मान सिंह के परिवार का मुगल दरबार में वैवाहिक संबंध स्थापित करना एक गहरा नैतिक विश्वासघात था। उस कूटनीतिक अपमान ने सैन्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर दी और 16वीं शताब्दी के युद्धों की कठोर वास्तविकता में अकबर से सीधे युद्ध करना लगभग आत्महत्या के समान था। उनकी सेनाओं के भयावह अंतर को देखिए। मुगल सम्राट ने 80,000 सैनिकों, भारी तोपखाने और सैकड़ों युद्ध हाथियों को मैदान में उतारा। प्रताप ने इस विराट शक्ति का सामना मात्र 3,000 घुड़सवारों और भील तीरंदाजों की एक छोटी टुकड़ी के साथ किया। आप इतनी विशाल सेना के सामने सीधी भिड़ंत में खड़े होकर वार पलटवार नहीं कर सकते। खुले मैदान में प्रताप की सेना कुछ ही मिनटों में मिटा दी जाती। जीवित रहने का एकमात्र तरीका था युद्ध के नियमों को बदल लिए। प्रताप जानते थे कि वे खुले मैदान में मुगलों को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसा मैदान ही नहीं दिया। 18 जून 1517 को उन्होंने आक्रमणकारी सेना को जानबूझकर एक जाल में फंसाया। यह था हल्दी घाटी का पर्वतीय दर्रा। इसकी खड़ी और पथरीली भौगोलिक संरचना ने एक घातक संकरा मार्ग बना दिया था। जैसे ही विशाल मुगल सेना इस तंग रास्ते में घुसी, उनकी संख्या ही उनके लिए समस्या बन गई और उनकी भारी तोपें, जिन्हें चलाने के लिए समतल और विस्तृत भूमि चाहिए थी, पूरी तरह निष्क्रिय हो गईं। जैसे ही मुगल सेना फंसी, मेवाड़ ने हमला कर दिया। भील तीरंदाजों ने आसपास की पहाड़ियों से तीरों की वर्षा शुरू कर दी, जबकि प्रताप की भारी घुड़सवार सेना ने सीधे आगे बढ़कर मुगल अग्रिम पंक्ति को चकनाचूर कर दिया। युद्ध अपने चरम पर तब पहुंचा जब प्रताप की नजर मुगल सेनापति मान सिंह पर पड़ी, जो एक भारी कवचधारी हाथी पर सवार थे। प्रताप ने अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक को सीधे युद्ध की अराजकता में दौड़ा दिया। चेतक हवा में उछला और अपने अगले खुर सीधे हाथी के दांतों पर जमा दिए। प्रताप ने अपना भारी भाला फेंका। वह हथियार सेनापति को तो नहीं लगा, लेकिन हाथी के महावत को मार गिराया। इसके बाद हुई उग्र अफरा-तफरी में हाथी की सूंड पर बंधी बड़ी तलवार ने चेतक के पैर को गहराई तक काट दिया। घायल होने के बावजूद राजपूत इस संकरे मोर्चे पर बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन तभी एक मुगल सेनापति ने युद्ध नगाड़े बजवाए और एक झूठी घोषणा कर दी। उसने दावा किया कि सम्राट अकबर स्वयं नई सेना लेकर पहुंच गए हैं। भागती हुई मुगल सेना फिर से संगठित हो गई और उनके बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे खुले में मौजूद राजपूत घुड़सवार फंस गए। अचानक चारों ओर से घिरकर भारी नुकसान उठाते हुए के सेनापतियों ने स्थिति की भयावह सच्चाई समझ ली। भूमि दोबारा जीती जा सकती थी, लेकिन यदि महाराणा वहीं मारे जाते तो मेवाड़ की संप्रभुता भी समाप्त हो जाती। राजा को समय देने के लिए झालामान सिंह नामक एक सरदार ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने प्रताप का राजमुकुट अपने सिर पर रखा और सीधे मुगल सेना में घुस पड़े, ताकि शत्रु उनका पीछा करे। वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अपने राजा के बच निकलने का मार्ग सुनिश्चित कर गए। अपने कटे हुए पैर से बुरी तरह रक्तस्राव करते हुए भी घायल चेतक प्रताप को युद्धभूमि से दूर ले गया। सामने 27 फुट चौड़ी खाई थी। चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई, उस खाई को लांघ गया और सुरक्षित पहुंचते ही अपने स्वामी की बाहों में गिरकर प्राण त्याग दिए। क्योंकि राजपूत पीछे हट गए थे, इसलिए कई ऐतिहासिक विवरण हल्दी घाटी को मुगल विजय बताते हैं। लेकिन असमान युद्ध में जब किसी आक्रमणकारी साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य राजा को पकड़ना या मारना हो, तो उसे उस लक्ष्य से वंचित कर देना ही जीत की पहली रणनीतिक सीढ़ी होती है। मुगलों ने अंततः हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी विजय खोखली थी। प्रताप जीवित थे, प्रतिरोध पूरी तरह कायम था। प्रताप अरावली पर्वतमाला की दुर्गम और कठोर घाटियों में चले गए। यह समझते हुए कि खुले मैदान का युद्ध हारने वाला खेल है, उन्होंने पारंपरिक युद्ध नियमों को पूरी तरह त्याग दिया।
अपने बचपन से भील जनजातियों के साथ बने संबंधों का उपयोग करते हुए प्रताप ने एक अदृश्य सेना तैयार की। उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया, मुगल रसद मार्गों पर हमला करना, कब्जा किए गए शिविरों को भूखा रखना और फिर साम्राज्य के जवाब देने से पहले घने जंगलों में गायब हो जाना। इस रणनीति के परिणाम को इस मानचित्र में देखिए। 6 वर्ष बाद दिवेर के युद्ध में प्रताप की पुनर्जीवित सेना ने समन्वित आक्रमण किया, मुगल रक्षा पंक्तियों को ध्वस्त कर दिया और एक ही दिन में 36 सैन्य चौकियां वापस जीत लीं। अब मुगल सेना का विशाल आकार ही उसकी कमजोरी बन चुका था। प्रताप की लगातार छापामार रणनीतियों के कारण कब्जा किए हुए सैनिक स्वयं को उन्हीं सीमाओं के भीतर फंसा, भयभीत और लगातार रक्त रंजित पाते थे जिन्हें वे अपना मानते थे। अगले दशक में प्रताप ने व्यवस्थित रूप से अपने लगभग पूरे राज्य को वापस हासिल कर लिया। उन्होंने मेवाड़ की समृद्धि को पुनर्स्थापित किया और 1597 में शिकार के दौरान लगी चोट से मृत्यु होने तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। जब उनकी मृत्यु का समाचार लाहौर में सम्राट अकबर तक पहुंचा तो भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खुलकर रो पड़ा। अकबर ने स्वीकार किया कि अंततः उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जीत गया था। प्रताप की पगड़ी कभी भी मुगल दरबार के सामने नहीं झुकी। भौतिक भूमि पर नियंत्रण केवल शक्ति का अस्थायी मापदंड है। सच्ची संप्रभुता के लिए अटूट मानसिक दृढ़ता आवश्यक होती है। अनिवार्य को स्वीकार करने से इनकार करके व्यक्ति और उसके पर्वतों ने पूरे साम्राज्य को थका दिया। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।